लकी, आपने रिकॉर्डिंग देखी थी एएमआई वाली? क्लासरूम में ऐड कर दिया ना मैंने आपको, बाकी है। ठीक है, चलो कुछ डाउट होगा तो बताना मुझे। ऑनलाइन मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? यस सर। जब हमने मशीन क्रिएट करना सीखा था, राइट, तब हमने ईबीएस वॉल्यूम के लिए डिस्कस किया था, करेक्ट? सो ईबीएस वॉल्यूम क्या होता है, किसी को याद है? मनप्रीत, फर्स्ट बेंच। लास्ट क्या है? इलास्टिक बिन स्टॉक। इलास्टिक बिन स्टॉक तो अभी बहुत आगे है आपका। मशीन जब आप क्रिएट करते हो, एक इंस्टांस क्रिएट करते हो, राइट, तो आपको स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है, परसिस्टेंट स्टोरेज। दो टाइप के स्टोरेज मिलते हैं जब हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं। एक होता है आपका इंस्टांस स्टोर, राइट, और सेकंड है आपका ईबीएस वॉल्यूम, राइट। तो ये तब मिलता है जब आप एक मशीन को क्रिएट करते हो, करेक्ट? मेरे हाथ में नहीं, वो नीचे आपको जाके बोलना पड़ेगा। आप गए थे, आपको बोलना था कि एसी नहीं चल रहा है, दो चार। हाँ, लास्ट में नहीं आ रहा तो सब नहीं हमारे अंदर गए। मैं नहीं हूं, तब भी आप लोग को बैठना होगा यहाँ पे। तब तक आप लोग सर्च करो इंस्टांस स्टोर क्या होता है, एबीएस वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है? मैम एसी के लिए प्रबंधक एसी में चल रहे हैं, ठीक है। फाइंड आउट किया? क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? ऑनलाइन आप लोग भी ये परफॉर्म करो चीजें, तब तक मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। आकाश, मुझे क्रेडेंशियल शेयर करना अपने फिर से। क्रेडेंशियल क्रेडेंशियल मुझे व्हाट्सएप पे खाली हाय भेज दो, तुमने शेयर किया तो आ जाएगा ये।
ताकि सब लोग एक्सेस करके अकाउंट सस्पेंड करो। चलो कोई नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे जब हम मशीन लॉन्च करते हैं, राइट, सो आपके कुछ ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। जैसे ईएमआई वाला पार्ट तो हमने देख लिया, हमने खुद का कस्टम ईएमआई भी क्रिएट किया है, राइट। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये जो इंस्टांस स्टोर है वो आपको मिलता है इंस्टांस टाइप में, करेक्ट। मैंने बताया था यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो ये रहा स्टोरेज, इसे कहते हैं आपका इंस्टांस स्टोर। तो बेसिकली ये जो स्टोरेज है, यहाँ पे आपका जो डेटा है वो नॉन परसिस्टेंट होता है, मतलब परमानेंटली सेव नहीं होता है। ये सिर्फ तब तक क्लियर रहेगा जब तक आपकी मशीन अप एंड अप कंडीशन में है। अगर आपकी मशीन शट डाउन होती है, राइट, तो वो आपका डेटा भी जो है वो डिलीट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? सो जब आप अपनी वर्चुअल मशीन लॉन्च करते हो, राइट, तो हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं जहां पे हमने देखा था कि हार्डवेयर होता है, करेक्ट। हार्डवेयर के ऊपर आपका हाइपरवाइजर होता है, क्योंकि ये आपका टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन है। क्लियर है? ये आपका रेड कलर में हाइपरवाइजर है। और ये आपका हो गया हार्डवेयर सेटिंग, करेक्ट। ये आपका है फिजिकल सेटअप 1। और सेम यहाँ पे आपका है, ये हो गया आपका हाइपरवाइजर। और इसके अंदर हो गया आपका ये हार्डवेयर। ये आपका फिजिकल सेटअप 2 है। सेटअप 2, राइट। जब आप कंसोल के थ्रू एक वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशन देते हो, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर कीपैड, कीपैड क्या हमें नीड नहीं है, सो प्रोसीड विदाउट कीपैड, ऐसे चला हुआ है, राइट। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी कि हमारे पास ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास T2 T3 माइक्रो है जो कि हमें कंप्यूटेशनल पावर देगा, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज आपको नहीं मिल रहा है, राइट। अगर आप दूसरा इंस्टांस टाइप लेते हैं जिसमें आपको स्टोरेज मिल रहा है, उसे कहते हैं आपका इंस्टांस स्टोर। वहां पे आपका डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। क्लियर है? देन है आपका फायरवॉल, और ये है आपका स्टोरेज। तो यहाँ पे भी स्टोरेज है, ये है आपका ईबीएस वॉल्यूम। अगर चेक करोगे तो ये आपका वॉल्यूम आ रहा है, रूट वॉल्यूम, राइट। और अगर आप ऐड न्यू वॉल्यूम करोगे तो ये आ गया ईबीएस वॉल्यूम। ठीक है, इसे रिमूव कर लेते हैं। तो ये जो आपको स्टोरेज मिल रहा है जहां पे आपका डेटा परसिस्टेंट स्टोर किया जा रहा है, वो आपको एक और सर्विस के थ्रू मिल रहा है जिसका नाम है ईबीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। क्लियर है? अब एक्चुअल में डेटा परसिस्ट क्यों नहीं करता है इंस्टांस स्टोर में, ठीक है, तो उसके पीछे रीजन ये होता है। जब आप एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करते हो, सपोज ये हमारी वर्चुअल मशीन हो गई, ठीक है, और इसके साथ आपने ऐसा इंस्टांस टाइप यूज किया जिसके साथ आपका स्टोरेज भी है, ठीक है। तो जब तक ये मशीन रन होगी तो सेम हार्डवेयर, अब ये जो आपका स्टोरेज यहाँ पे मिलता है, ओके मैं यहाँ बना देता हूँ। ये हो गया आपका ईएमआई, देन ईएमआई के बाद इंस्टांस स्टोर, देन आपका कीपैड, देन आपका फायरवॉल, और लास्ट में आपका ईबीएस। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी देता हूँ, ईएमआई, राइट, देन से आपका है इंस्टांस टाइप, ठीक है। ये है आपका की, ये है आपका सिक्योरिटी ग्रुप जो कि आपका फायरवॉल जैसे काम करेगा, और ये है आपका ईबीएस, ठीक है। तो ये जो इंस्टांस स्टोर में आपको यहाँ पे स्टोरेज मिलता है, इसे कहते हैं इंस्टांस स्टोर, ठीक है। ये जो है ये है आपका ईबीएस वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो स्टोरेज मिलता है ये आपको सेम हार्डवेयर में से मिलता है। सपोज
ये जो स्टोरेज आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, जो स्टोरेज आपको यहाँ पे मिलेगा, वो आपको फिजिकल हार्डवेयर से दिया जा रहा है। क्लियर है? इसीलिए जब तक ये मशीन रन होगी तो सेम हार्डवेयर पे रन होगा आपका। करेक्ट। लेकिन जैसे ही आप मशीन को शट डाउन करते हो, तो ये क्या करता है, हार्डवेयर को रिलीज कर देता है। ठीक है। अगर आपको चेकआउट करना है यहाँ पे, तो हम एक मशीन लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, लॉन्च मशीन। तो ये आपकी मशीन जब लॉन्च हो रही है, तो किसी ना किसी हार्डवेयर पे ये लॉन्च हो रही होगी। ओके। अब देखो, इसे एक पब्लिक आईपी मिल चुकी है। करेक्ट। लेकिन जैसे ही आप इसे यहाँ पे, अभी देखो रनिंग स्टेट में, राइट, मैं क्या करता हूँ, इंस्टांस स्टेट में आता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। तो ये जो आपकी पब्लिक आईपी है, ये ये आपकी रिलीज कर दी जाएगी। और जब आप वापस से इसे रीस्टार्ट करोगे, तो ये आपका एक नया आईपी आपको प्रोवाइड करेगा। ये आपको ये रिफ्लेक्ट करता है कि जब आप मशीन को शट डाउन करते हो, तो आपकी जो वर्चुअल मशीन है, ये आपका फिजिकल हार्डवेयर को रिलीज कर देता है। ओके। तो जब ये रिलीज करेगा, तो जो डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हो, एट कहाँ स्टोर हो रहा है, यहाँ पे। करेक्ट। तो इसीलिए जब आप स्टॉप करते हो, तो ये आपका हार्डवेयर रिलीज हो जाता है। और जब आप स्टार्ट करोगे, तो ये हो सकता है सेम मशीन किसी और हार्डवेयर पे जाके अप हो जाए। क्लियर है? अब किसी और हार्डवेयर पे अप हो गया है, तो जो यहाँ पे इंस्टांस स्टोर मिल रहा था, वो आप इस हार्डवेयर का यूज करेगा, तो यहाँ पे तो आपका डेटा है ही नहीं। इसीलिए इस केस में आपका जो डेटा है वो परसिस्टेंट नहीं होता है। क्लियर है? और ये जो ईबीएस वॉल्यूम है, ये आपको एक सेंट्रलाइज स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जो कि आपके स्टोरेज सर्वर होते हैं आईटी इंडस्ट्री में। ठीक है। ये जो सर्वर हैं, ये मेनली यूज किए जाते हैं आपके स्टोरेज पर्पस के लिए। ठीक है, यहां से आपको मिलता है ईबीएस वॉल्यूम। तो इसीलिए अब ये जो वॉल्यूम मिल रहा है, आप सपोज 8 जीबी मिल रहा है, तो वो इस पर्टिकुलर सर्वर से मिल रहा है आपको। ओके। जीबी या जीआईबी जो भी है। ओके। तो इसीलिए जब आप ये इससे रिलीज करते हो, तो आपका जो स्टोरेज है वो यहाँ पे ही रहता है। और जब आप किसी दूसरे मशीन पे लॉन्च करते हो, तो यही स्टोरेज आपको यहाँ मिल जाता है। इसीलिए ये आपका परसिस्टेंट होता है। क्लियर है? कहाँ से? यही से। ये आपका सेम मशीन है। अभी जैसे मैंने शट डाउन किया, राइट, तो अगर आप चेकआउट करोगे, यहाँ शट डाउन कर देखो, पब्लिक आईपी रिलीज हो चुकी है, राइट। अगर मैं यहाँ से फिर से रिस्टार्ट करता हूँ या स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे एक दूसरी आईपी मिलेगी। इसका मतलब है कि जिस हार्डवेयर पे हमारा लॉन्च हुआ था, कहीं दूसरे हार्डवेयर पे अब लॉन्च हो रहा है। अगर स्टॉप करोगे तो, अगर रीस्टार्ट करोगे तो रीस्टार्ट में उसी हार्डवेयर पे रहेगा वो। ठीक है। देखो, इसको आईपी देखो चेंज हो चुकी है, राइट, 13 मिल रही है। पहले 3 से स्टार्ट था। करेक्ट। तो ये है आपका हार्डवेयर चेंज। ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि जब आपका मशीन स्टॉप होता है, तो आपका जो भी हार्डवेयर है, उससे वो रिलीज कर देता है। और जब आप उसे स्टार्ट करते हो, तो किसी दूसरे हार्डवेयर पर आके आप होता है। ओके। एक से ज्यादा बार जितनी बार करेंगे एवरी टाइम। सर, यहाँ डेली मान भी दिया तुमको। ठीक है। तो इसीलिए आपको जब भी स्टोरेज की नीड है, तो बाय डिफॉल्ट आपको ईबीएस वॉल्यूम तो चाहिए ही चाहिए। बिना ईबीएस वॉल्यूम के आपके मशीन लॉन्च नहीं होंगे। इसीलिए बाय डिफॉल्ट वहां पे आपका सिलेक्टेड होता है, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वहीं पे स्टोर किया जाएगा। ओके। ऑनलाइन क्लियर चीजें आपको ये? Yes, sir. ठीक है। सो ये क्लियर है। अब हम आते हैं अपने सर्विस में। ये है आपका एबीएस वॉल्यूम। इसका हैंड्स ऑन आप में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करा दूंगा। ठीक है। तो ये एबीएस वॉल्यूम है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको दो वॉल्यूम मिलता है बाय डिफॉल्ट। जब आप मशीन क्रिएट करोगे, तो सबसे पहले जो वॉल्यूम मिलता है वो होता है आपका रूट वॉल्यूम। ठीक है। रूट वॉल्यूम में बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर किया जाता है। और सेकंड जो वॉल्यूम मिलता है, अगर आप लेते हो, तो वो होता है आपका ईबीएस वॉल्यूम।
जैसे आपका सी ड्राइव डी ड्राइव होता है, तो सी ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखा जाता है, डी ड्राइव और ई ड्राइव में आपका डेटा रखा जाता है, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर आपको डेटा रखना है तो आप ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट कर लो। ये मेनली यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पे ईबीएस का फुल फॉर्म क्या है? ईबीएस का फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, ये है आपका इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। सो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का मतलब है यहाँ पे, इलास्टिक का मतलब तो आपको पता ही है कि आप कभी भी इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो एज पर योर नीड, राइट। ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है? टाइप्स ऑफ स्टोरेज आपने पढ़ा होगा, कितने टाइप के स्टोरेज होते हैं? ओके, टेम्परेरी एंड परमानेंट, ठीक है। एक्चुअली फिर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है स्टोरेज का वो अलग है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टोरेज का मतलब ये कि नेचर कैसा है आपके स्टोरेज का। तो ये जो स्टोरेज आपको ईबीएस वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, करेक्ट, ये है आपका ब्लॉक लेवल स्टोरेज। ठीक है, एक है आपका ब्लॉक लेवल स्टोरेज, सेकंड है आपका ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज, और थर्ड है आपका फाइल लेवल स्टोरेज। तो ये तीन टाइप के स्टोरेज होते हैं, इनके नेचर के ऊपर बेस करता है, राइट। तो ये यहाँ पे जो ईबीएस वॉल्यूम है, ये है आपका इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, अब ये ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है? तो एक्चुअल में जो भी आपका स्टोरेज डिवाइस होता है, जैसे एसएसडी हो गया, एचडीडी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारे आपके ब्लॉक लेवल स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। ये आपका सपोज स्टोरेज डिवाइस है एसएसडी। तो आप जब नया लैपटॉप लेके आते हो या फिर आप अपने स्टोरेज डिवाइस को फॉर्मेट करते हो, राइट, तो उसके बाद इसे आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगर का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इसके अंदर एक फाइल सिस्टम क्रिएट करोगे। फाइल सिस्टम पता है क्या होता है? फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर करना होता है। क्या होता है फाइल सिस्टम? तो बेसिकली ये जो आपका स्टोरेज है, ठीक है, इसमें डेटा किसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा? ठीक है, मतलब आपका जो भी डेटा है, सपोज यहाँ पे मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, राइट, 1 MB की इमेज है। देन मेरे पास यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल ये फाइल है, ये मेरे पास 10 MB की है फॉर एग्जांपल। और मेरे पास एक मूवी पड़ी हुई है, ये है आपकी 789 GB MB। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये आपका अलग अलग स्टोरेज है, अलग अलग डेटा है, उसके साइजेस अलग अलग है। क्लियर है। अब ये जो डेटा है ये आपका एज इट इज स्टोर नहीं किया जाता कि 1 MB का है तो यहाँ पे 1 MB स्टोर होगा, यहाँ पे 10 MB तो 10 MB स्टोर होगा, ये 789 MB है 789, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके फाइल सिस्टम पे। अब फाइल सिस्टम क्या करता है? तो जो भी आपका स्टोरेज डिवाइस होगा, इसके अंदर क्रिएट करेगा ब्लॉक्स, साइज ऑफ ब्लॉक्स कंफिगर करेगा। ठीक है, साइज ऑफ ब्लॉक कंफिगर करोगे, आप इसके अंदर ड्राइव बनाओगे। सपोज आपका एक ही स्टोरेज है तो आप कितना देना चाहते हो? सपोज मेरे पास अगर 512 GB है, राइट, ये आपका जो एसएसडी है ये सपोज 1 TB का है। ठीक है, तो आपका 1 TB टोटली यूज में नहीं आएगा, आप इसमें पार्टीशन क्रिएट करते हो। जैसे यहाँ पे हम सी ड्राइव क्रिएट करते हैं, राइट, तो सी ड्राइव के लिए आप कितना स्टोरेज लेना चाहते हो टोटल?
हमने सपोज दे दिया सी ड्राइव के लिए हम लेना चाहते हैं 300 GB। ठीक है, अभी भी हमारे पास कितने लेफ्ट आउट हैं? अप्रोक्स 700, राइट। देन आपने एक डी ड्राइव क्रिएट किया, ये आपका डी ड्राइव हो गया, इसको आपने दे दिया 400 GB। करेक्ट, अभी भी हमारे पास स्टोरेज है, लेकिन वो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, उसको हमने सेव करके रखा है, वो आपका यूज नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको यूज करना है तो आपको एक ड्राइव कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और आपको स्टोरेज को प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप चाहो तो इनको कभी भी इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज हम करके देखेंगे हैंड्स ऑन में। ये हो गया। तो पहले आपने ड्राइव का नाम दिया, ड्राइव का साइज लिया कि टोटल साइज क्या होगा ड्राइव का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो ड्राइव्स हैं इसके अंदर ब्लॉक साइजेस क्या होंगे। अब ब्लॉक क्या होता है? तो बेसिकली जब आप कोई भी फाइल सिस्टम क्रिएट करते हो तो वो करता क्या है, इसके अंदर ब्लॉक्स क्रिएट करता है। ठीक है, जब आप फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर करोगे तो हमारे पास जो लेटेस्ट फाइल सिस्टम वो है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इससे पहले विंडोज में था आपका FAT32, FAT16, फैट। ठीक है, ये सारे आपके फाइल सिस्टम थे जो कि आपका स्टोरेज के अंदर ब्लॉक्स क्रिएट करने का काम करते थे और इनके साथ कुछ फीचर्स मिलते थे। जैसे अभी जो NTFS है ये आपका लेटेस्ट है विंडोज में। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, यहाँ पे आपको शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है कि आप शेयर कर सकते हो, यहाँ पे आप कोटा सेट कर सकते हो। कोटा सेट करने का मतलब ये है, जैसे मेरा सिस्टम है, मेरे सिस्टम में मैंने 4 यूजर बना के रखे हैं, राइट। तो मैं हर एक यूजर को कोटा सेट कर दूंगा कि ये जो पर्टिकुलर यूजर है ये सिर्फ 20 GB से ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोटा का मतलब ये होता है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो विंडो ही प्रेस करो और यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट, प्रॉपर्टीज में आओ। सो देखो ये आपका फाइल सिस्टम NTFS है, राइट। यहाँ पे तो कितने सारे फीचर्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, ये रहा कोटा का ऑप्शन, तो आप यहाँ से कोटा सेट कर सकते हो पर यूजर, राइट। देन ये आपका सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है कि आप किसको क्या परमिशन देना चाहते हो। ओके, देन यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन है कि आप सी ड्राइव किसी के साथ शेयर कर दो नेटवर्क पे, राइट। देन आपके पास टूल्स है यहाँ पे, दिस ऑप्शन विल चेक द फाइल ड्राइव फाइल सिस्टम एरर्स। तो ये एरर चेक करने के लिए बेसिकली। देन यहाँ पे सिक्योरिटी, अब देखो यहाँ पे रीड राइट मॉडिफाई भी है। अब सपोज सी ड्राइव है तो सी ड्राइव में सबको परमिशन नहीं देनी चाहिए, राइट। क्योंकि अगर किसी ने आपका फाइल डिलीट कर दिया, करेक्ट, तो आपका डेटा तो लॉस हो गया। इवन अगर सिस्टम से कुछ फाइल डिलीट कर देता तो आपका सिस्टम ही करप्ट हो सकता है, राइट। तो आप रीड की परमिशन दो, सिर्फ वो रीड कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं वहां पे, राइट। तो ये सिर्फ NTFS में, इससे पहले FAT32 था, FAT16 था, उसमें ये फीचर्स नहीं थे, कोटा का फीचर नहीं था, बहुत सारे फीचर नहीं थे। ठीक है, तो इसी में एक फीचर आता है जहां पे आप ब्लॉक साइज को कॉन्फ़िगर करते हो कि आपका ब्लॉक साइज कितना होना चाहिए। ब्लॉक साइज का मतलब ये होता है कि जो भी आपका डेटा है वो किस ब्लॉक्स में डिवाइड होगा। सपोज अगर आपने ब्लॉक साइज ले लिया है 1 MB, ठीक है, तो ये आपका 1 MB का जो भी डेटा होगा उसको 1 MB के ब्लॉक्स में डिवाइड करा जाएगा। ठीक है, और हर ब्लॉक को कुछ नंबर असाइन किया जाएगा और ये ब्लॉक्स आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना होता, ये मशीन अपने अंदर करेगा। आप सिर्फ ब्लॉक साइज कॉन्फ़िगर करोगे। क्लियर है? तो ये था आपका ब्लॉक लेवल स्टोरेज। ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज में क्या होता है, जो भी आपका डेटा का साइज है, डेटा है, वो उसे एज इट इज स्टोर कर देगा। मतलब 10 MB का तो 10 MB डायरेक्ट स्टोर कर देगा, कोई भी डिवाइडेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम में क्या होता है कि आपका एक नेटवर्क क्रिएट होगा, आपका एक नेटवर्क होगा, लैन ले लो, वैन ले लो, राइट। यहाँ पे आपके डिफरेंट सिस्टम्स होंगे, करेक्ट। अब कोई ड्राइव यहाँ पे या फिर कोई आपका फोल्डर यहाँ पे, राइट, आप क्या करोगे, इसे शेयर कर दोगे नेटवर्क के ऊपर, तो ये आपका फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? और जिससे आप परमिशन दोगे तो सब लोग यहाँ पे आकर स्टोर कर सकते हैं डेटा, और यहाँ से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वो डेटा स्टोर कहाँ होगा? वो डेटा इस पर्टिकुलर PC के अंदर ही होगा या सिस्टम के अंदर होगा। क्लियर है?
तो ये सेम चीज है जैसा हमने पहले देखा था कि शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा था वहां पे, सी ड्राइव मैंने दिखाया था। तो ये आप अपने फोल्डर को या डायरेक्टली कोई शेयर कर सकते हो ताकि बाकी यूजर या बाकी सिस्टम उसे एक्सेस कर सकें। और अगर आप परमिशन देते हो तो दो तरीके, या तो आप परमिशन दो या तो आप सबके लिए पब्लिक कर दो। ठीक है। तो अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है आपका ब्लॉक लेवल स्टोरेज। ओके। कोई डाउट है यहां तक? हाँ कह सकते हो, कैसे मेमोरी थोड़ा और ज्यादा एडवांस है। कैसे क्या होता है, कैसे आपका सीपीयू पे बिल्ड होता है। जैसे सबसे छोटा जो आपका, अगर मैं आपको दिखाऊं अपने सिस्टम में, डायग्राम में बना देता हूं आपके लिए। सो एक्चुअली आपके सिस्टम में तीन टाइप के स्टोरेज होते हैं। सपोज ये आपका हार्डवेयर है, राइट। तो हार्डवेयर में हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं हार्डवेयर के? चार चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सिस्टम में तीन टाइप के स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। पहला है आपका एसएसडी। ठीक है। ये आपका परसिस्टेंट डेटा स्टोर करता है। ठीक है। ये आपका परसिस्टेंट डेटा को स्टोर करता है, करेक्ट। इसे हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। ओके। देन आता है आपका रैम। तो रैम का साइज हमेशा छोटा होता है एज कंपेयर टू एसएसडी। ठीक है। ये आपका वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब है ये आपका नॉन परसिस्टेंट डेटा स्टोर करता है। ठीक है। फिर आता है आपका सीपीयू। तो ये सीपीयू है। सपोज अगर आपका 8 कोर है तो इसमें 8 कोर सीपीयू होंगे। चार हो गए। क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है। सो हम 2 कोर सीपीयू ले लेते हैं। तो ये आपके 2 कोर सीपीयू हो गए। ठीक है। अब ये जो इसके अंदर देखो, एक हो गया आपका रैम। ठीक है। ये हो गया आपका एसएसडी, ये हो गया आपका रैम। और यहाँ पे जो आपका आ गया इसे कहते हैं कैशे। ठीक है। कैशे बहुत ज्यादा फास्ट होता है। उसके बाद आपका होता है रैम, ये उससे थोड़ा सा कम फास्ट होता है। और उसके बाद आता है आपका एसएसडी या एसटीडी, ये थोड़ा सा और कम फास्ट होता है। मतलब सबसे स्लो, उससे ज्यादा फास्ट और उससे ज्यादा फास्ट। ठीक है। अब ये जो कैसे है ये आपके सीपीयू पे इनबिल्ट स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी जो प्रोसेसिंग है वो और ज्यादा फास्ट हो जाती है। लेकिन जब अगर आपका सिस्टम जो है स्टॉप होता है तो यहाँ से आपका डेटा रिलीज हो जाता है। ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो मैंने टास्क मैनेजर ओपन किया है, राइट। ये आपका टास्क मैनेजर, आप आओगे परफॉर्मेंस में, सीपीयू में आओगे। सो ये देखो, ये है आपका L1 कैसे, L2 कैसे, L3 कैसे। इसका साइज केबीज में होता है, केबीज और एमबीज में, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये आपके सीपीयू के ऊपर इनबिल्ट स्टोरेज होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जब आप सिस्टम परचेस करना तो ये कैसे भी देखना कि L1 कैसे क्या, L2 कैसे क्या, L3 कैसे क्या, और कितना स्टोरेज है। जितना ज्यादा स्टोरेज है उतना ज्यादा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। ओके। देन ये हो गया आपका मेमोरी, करेक्ट। और उसके बाद हो गया आपका एसएसडी। क्लियर है? तो एक्चुअल में आपका ये काम कैसे करता है, आपका जितना भी डेटा है, एप्लीकेशन सब स्टोर होता है एसएसडी में, करेक्ट। जब आप इसे ओपन करते हो तो आप एक कमांड दे रहे हो अपने मशीन को, तो वो कमांड एग्जीक्यूट कौन करता है, सीपीयू। सीपीयू क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा रैम को। रैम क्या करेगा, यहां से डेटा लेगा अपने पास। ठीक है। यहां से डेटा लेगा, ओके, या प्रोसेस लेगा, इसे रन करने में इसकी हेल्प करेगा। तो ये जाएगा कैसे के पास, ओके। देन कैसे इसे एग्जीक्यूट करता है, तो इस तरीके से काम करता है। और जब आपका सिस्टम स्टॉप होता है तो एक प्रोसेस चलता है। इसीलिए कहते हैं कि आपका अगर सिस्टम है तो उसे नॉर्मली स्टॉप मत करो, उसे नॉर्मल स्टॉप करो शट डाउन के थ्रू, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस करता है और हर एक कंपोनेंट को सिस्टमैटिकली शट डाउन करता है। जैसे आप अगर ड्यूकैट में आते हो, राइट, तो ड्यूकैट में जो मेन गेट है पहले वहां से एंट्री करते हो, उसके बाद स्टेयर्स पे आते हो, स्टेयर्स के बाद नीचे आते हो, फिर यहाँ पे आते हो, फिर यहाँ पे आते हो, मतलब 4-5 गेट आप क्रॉस करते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है। जब आप जाते हो तो सेम प्रोसेस फॉलो करते हो। अगर आपको कोई बोलेगा कि हमें बहुत जल्दी है, आप डायरेक्ट यहाँ से कूद ही जाओ नीचे, तुरंत पहुंच जाओगे नीचे। लेकिन वो डायरेक्ट होगा और आपका जो लॉस हो सकता है, राइट, सेम मशीन के साथ भी है।
कि अगर आपका सिस्टमैटिकली बंद होता है, सारे प्रोसेस क्लोज होते हैं, तो वो आपका सिस्टम ज्यादा टाइम तक हेल्दी रहता है। अगर आप शट डाउन डायरेक्टली करते हो, फोर्सफुली कर देते हो, तो कुछ प्रोसेस जो है वो स्टक हो जाते हैं और आपकी जो मशीन है वो करप्ट होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो ब्लॉक स्टोरेज क्लियर है सबको? ठीक है, सो ऑनलाइन ब्लॉक स्टोरेज क्लियर है? मनप्रीत आप ही हुई है, कोई दूसरा Yes. वाला? एक्चुअली आप लोग अपनी फोटो लगाया करो या फिर मत लगाया करो। मनप्रीत वैशाली क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें? पक्का? ठीक है, अभी तो थियरी, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो सभी लोग अपनी अटेंडेंस दे दो पहले, फिर देखते हैं कि हैंड्स ऑन करना है कि नहीं करना है, क्योंकि हैंड्स ऑन थोड़ा टाइम लेगा। तो माइट भी हम कल हैंड्स ऑन करेंगे। ठीक है, करा दो, लेकिन टाइम लेना हमारे पास 8 मिनट है। अगर मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा भी दूँ, 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दूँ, तब भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो कल प्रॉपर आपका एक सेशन हो जाएगा जिसमें हम हैंड्स ऑन परफॉर्म करके ज्यादा सही रहेगा। तब तक आप लोग जो थ्योरी पढ़ी है उसको एक बार देख लेना, क्योंकि अगर थ्योरी क्लियर होगी तभी हम वहां पे ये चीजें परफॉर्म कर पाएंगे। वहां पे जो मैंने आपको बताया है यही सेम चीज हम वहां पे करेंगे, कि स्टोरेज क्रिएट करेंगे, स्टोरेज क्रिएट करने के बाद एक फाइल सिस्टम क्रिएट करेंगे, ब्लॉक स्टोरेज सेलेक्ट करेंगे, देन उसे दूसरे मशीन के साथ अटैच भी करेंगे।